सेकेंड वर्ल्ड वॉर मानव हिस्ट्री का सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक वार मानी जाती है। यह सिर्फ देशों के बीच नहीं था, बल्कि विचारधाराओं, ताकत, लालच और बदले की भावना को हिलाकर रख दिया और करोड़ों लोगों की जान ले ली। इस युद्ध की जड़ें प्रथम विश्व युद्ध में छिपी हुई थी। जब 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब दुनिया को लगा कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन असल में यह शांति सिर्फ कुछ ही समय के लिए थी। पहले विश्व युद्ध जर्मनी की हार हुई थी और उस पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई, जिसे वर्साई की संधि कहा जाता है। इस संधि में जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया, उससे उसकी सेना छीन ली गई, भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी जमीन भी कम कर दी गई। जर्मनी की जनता इस अपमान को कभी भूल नहीं पाई। वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी फैल गई और लोगों में गुस्सा भर गया। इसी गुस्से का फायदा उठाकर एक नेता उभरा, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने जर्मन लोगों से वादा किया कि वह जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। उसने राष्ट्रवाद और नस्लवाद की बातें की और धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और फिर तानाशाही बन गई। उसने सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया, जबकि वर्साई की संधि इसकी इजाजत नहीं देती थी। उसने यहूदियों को दुश्मन बताना शुरू किया और जर्मनी में नफरत फैलाने लगी। दूसरी ओर इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जापान में सैन्य शासक भी विस्तार की नीति अपना रहे थे। जापान एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। उसने चीन पर हमला कर दिया और वहां भयानक अत्याचार किए। इटली ने अफ्रीका में इथोपिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जैसे ब्रिटेन और फ्रांस चुप रही। वो युद्ध से बचना चाहती थी। हिटलर ने इस कमजोरी को समझ लिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रेलिया को बिना लड़ाई के जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर कब्जा किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे सोचते थे कि शायद इससे शांति बनी रहेगी। लेकिन हिटलर यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने असली नज़र पोलैंड पर थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत तेज और आधुनिक तरीके से किया गया, जिसे बेल्स्टक्रिन यानी बिजली की तरह हमला कहा जाता है। पोलैंड पर हमले के 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस के जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी बहुत ताकतवर नजर आ रहा था। उसने कुछ ही महीनों में पोलैंड को हरा दिया। इसके बाद उसने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड पर हमला कर दिया। फ्रांस, जो उस समय एक बड़ी ताकत था, कुछ ही हफ्तों में हार गया। फ्रांस की हार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जर्मनी अब यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका था। ब्रिटेन अकेला बचा था और उस पर भी हिटलर ने हवाई हमले शुरू कर दिए। यह दौर बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। युद्ध धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा था और अब यह साफ हो चुका था कि यह युद्ध बहुत लंबा और खतरनाक होने वाला है। फ्रांस की हार के बाद अब यूरोप में सिर्फ एक ही बड़ा देश बचा था जो हिटलर के सामने खड़ा था, और वह था ब्रिटेन। हिटलर जानता था कि जब तक ब्रिटेन नहीं टूटेगा तब तक उसकी जीत पूरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन ब्रिटेन तक जमीन के रास्ते पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि बीच में समुद्र था। इसलिए हिटलर ने ब्रिटेन पर हवाई हमले करने का फैसला किया। जर्मनी की वायुसेना, जिसे लुफ्टवाफे कहा जाता था, उसने ब्रिटेन के शहरों, फैक्ट्रियों और हवाई अड्डों पर लगातार बम बरसाने शुरू कर दिए। लंदन, मैनचेस्टर और कई बड़े शहर तबाही का सामना कर रहे थे। हम लोग रात रात भर बंकरों में छिपकर जान बचाते थे। लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। ब्रिटेन वायुसेना ने साहस दिखाया, जर्मनी के विमानों को कड़ी टक्कर दी। यह संघर्ष इतिहास में बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। आखिरकार जर्मनी ब्रिटेन को झुकाने में असफल रहा। यह हिटलर की पहली बड़ी नाकामी थी। ब्रिटेन पर हमला करते हुए भी हिटलर की नज़र पूरब की ओर थी। उसने सोवियत संघ के साथ पहले एक समझौता किया था कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर को रूस की ताकत और जमीन चाहिए थी। 1941 में उसने अचानक उस समझौते को तोड़ दिया। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर भीषण हमला कर दिया। इस अभियान को ऑपरेशन बारबारोसा कहा गया। लाखों सैनिक, हजारों टैंक और विमान एक साथ रूस की ओर बढ़े।
शुरुआत में जर्मन सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ी और कई शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन रूस का मौसम और विशाल क्षेत्र जर्मनी के लिए मुसीबत बन गया। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, जर्मन सैनिकों के पास गर्म कपड़े और रसद की कमी हो गई। दूसरी ओर रूसी सेना ने भी पूरी ताकत से मुकाबला शुरू कर दिया। रूस में युद्ध बेहद क्रूर था। शहर के शहर तबाह हो गए। लेनिनग्राद जैसे शहरों को महीनों तक घेर कर रखा गया, जहां लाखों लोग भूख और ठंड से मारे गए। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों का नहीं, बल्कि आम जनता के धैर्य की भी परीक्षा था। इसी दौरान युद्ध का दूसरा दायरा और बढ़ गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब यह युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिनमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका शामिल थे। अमेरिका के युद्ध में आने से संतुलन बदलने लगा। उसकी उद्योग शक्ति और विशाल सेना ने मित्र राष्ट्रों के नई ताकत दी। अब युद्ध और भी भयंकर होने वाला था। युद्ध के इस मोड़ पर यह साफ हो गया था कि दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है और यह लड़ाई आखिरी दम तक चलेगी। 1942 आते आते दूसरे विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था। जर्मनी, इटली और जापान शुरुआत में बहुत ताकतवर दिख रहे थे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। खासकर रूस की धरती पर, जहां हिटलर को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। हिटलर का अगला बड़ा लक्ष्य था रूस का एक औद्योगिक शहर स्टालिनग्राड। यह शहर न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के नाम पर था, इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज्यादा था। हिटलर हर साल में शहर को जीतना चाहता था। 1942 में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड पर हमला कर दिया। यह लड़ाई बहुत भयानक थी। एक एक गली, एक एक इमारत के लिए संघर्ष हुए। शहर पूरी तरह मलबे में बदल गया। सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी इस युद्ध की चपेट में आ गए। शुरुआत में जर्मनी को बढ़त मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रूसी सेना ने घेराबंदी की रणनीति अपनाई। जर्मन सैनिक चारों ओर से फंस गए। ऊपर से भीषण सर्दी, खाने पीने की कमी और हथियारों की दिक्कत ने उनकी हालत खराब कर दी। 1943 की शुरुआत में आखिरकार जर्मन सेना को स्टालिनग्राड में आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह हिटलर की पहली और सबसे बड़ी हार थी। इस हार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब यह साफ हो गया था कि जर्मनी को हराया जा सकता है। स्टालिनग्राड की हार के बाद जर्मनी की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। रूसी सेना ने पलटवार शुरू किए और जर्मन सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। पूर्वी मोर्चे पर अब जर्मनी रक्षात्मक स्थिति में आ चुका था। इसी समय उत्तरी अफ्रीका में भी हालत बदल रहे थे। जर्मनी के मशहूर जनरल रोमेल की सेना को ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं ने हरा दिया। अफ्रीका में हार के बाद इटली पर भी खतरा बढ़ने लगा। 1943 में मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया। इटली की जनता और सेना युद्ध से थक चुकी थी। परिणाम स्वरूप मुसोलिनी की सरकार गिर गई और इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि जर्मनी ने इटली में अपनी सेना भेजकर कुछ समय तक मोर्चा संभाले रखा। अब यह युद्ध साफ था तौर पर बदल चुका था। जर्मनी को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। रूस पूर्व से दबाव बना रहा था, ब्रिटेन पश्चिम से, और अब अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध में शामिल था। इधर एशिया में जापान भी शुरुआत में तेजी से आगे बढ़ा। उसने कई द्वीपों और देशों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अमेरिका ने वहां भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। प्रशांत महासागर में भीषण नौसैनिक और हवाई लड़ाइयां होने लगी। 1943 के अंत तक यह साफ हो गया था कि युद्ध अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। दूरी राष्ट्रों की बढ़त रुक चुकी थी और मित्र राष्ट्र धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहे थे। 1944 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। जर्मनी अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन फिर भी वह पूरी ताकत से लड़ रहा था। हिटलर जानता था कि अगर पश्चिम से बड़ा हमला हुआ तो जर्मनी के लिए हालत बहुत खराब हो जाएंगे। मित्र राष्ट्र काफी समय से पश्चिमी यूरोप में उतरने की योजना बना रहे थे। आखिरकार 6 जून 1944 का दिन आया, जिसे इतिहास में डी-डे के नाम से जाना जाता है। इसी दिन मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हमला किया।
हजारों जहाज, हजारों विमान और लाखों सैनिक एक साथ नॉर्मंडी की ओर बढ़े। समुद्र से उतरने समय सैनिकों को जबरदस्त गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कई सैनिक किनारे पर पहुंचते ही मारे गए, लेकिन फिर भी हमला रुका नहीं। धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी के तट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने फ्रांस के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ ही महीनों में पेरिस को आजाद करा लिया गया। फ्रांस की जनता के लिए ये बहुत भावुक पल था। पश्चिम से मित्र राष्ट्र आगे बढ़ रहे थे और पूर्व से सोवियत सेना जर्मनी की ओर बढ़ रही थी। जर्मनी अब दो तरफ से घिर चुका था। हिटलर ने आखिरी कोशिश के रूप में एक बड़ा जवाबी हमला किया, जिसे बैटल ऑफ पुल्स कहा गया। ये हमला सर्दियों में किया गया था। शुरुआत में जर्मनी को कुछ सफलता मिली, लेकिन ईंधन और सैनिकों की कमी के कारण ये हमला ज्यादा देर तक नहीं चल सका। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया। इसके बाद जर्मनी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। 1945 की शुरुआत में मित्र राष्ट्र जर्मनी की सीमा में घुस चुके थे। शहर के शहर तबाह हो चुके थे। जर्मन जनता भूख, डर और थकान से जूझ रही थी। हिटलर अब बर्लिन एक बंकर में छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान सेना बर्लिन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। बर्लिन पर लगातार बमबारी हो रही थी। हर तरफ तबाही का मंजर था। जर्मनी की हार अब तय नजर आने लगी थी। लेकिन यूरोप में युद्ध खत्म होने से पहले एक और बड़ा सच सामने आया। जर्मनी की कब्जे वाले इलाकों में नाजी यातना शिविरों का भयानक सच दुनिया के सामने आने लगा। लाखों निर्दोष लोगों को वहां अमानवीय हालत में रखा गया था और मार दिया गया था। ये मानवता के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। अब दुनिया सांस रोके हुए थी। सबकी नजरें बर्लिन पर थी, जहां इस युद्ध का अंत होने वाला था। 1945 आते आते जर्मनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मित्र राष्ट्र पश्चिम से जर्मनी के अंदर घुस चुके थे और सोवियत सेना पूर्व से तेजी से आगे बढ़ रही थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन अब पूरी तरह युद्ध की चपेट में थी। बर्लिन पर लगातार हमले हो रहे थे। सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा था, इमारतें टूट चुकी थी और आम लोग डर के साए में जी रहे थे। जर्मन सेना के पास अब ना तो पर्याप्त सैनिक बचे थे और ना ही हथियार। फिर भी हिटलर अपने फैसलों पर अड़ा हुआ था। हिटलर बर्लिन में बने एक भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था। उसके आसपास कुछ ही भरोसेमंद लोग बचे थे। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क लगभग टूट चुका था। उसे अब ये एहसास होने लगा था कि जर्मनी यह युद्ध हार चुका है। अप्रैल 1945 में सोवियत सेना ने बर्लिन को चारों ओर से घेर लिया। शहर के अंदर भयानक लड़ाई चल रही थी। हर गली और हर इमारत के लिए संघर्ष हो रहा था। लेकिन यह जंग जर्मनी के लिए आखिरी साबित होने वाली थी। अप्रैल के अंत में हिटलर ने यह स्वीकार कर लिया कि अब जीत संभव नहीं है। उसने बाद नाजी शासन पूरी तरह टूटने लगा। जर्मनी के बड़े नेता या तो भाग चुके थे या आत्मसमर्पण कर चुके थे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर का अंत हो गया। इसके साथ ही नाजी शासन का भी अंत तय हो गया। कुछ ही दिनों बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई को यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। एशिया में जापान अब भी लड़ रहा था। महायुद्ध और भी खतरनाक रूप ले चुका था। यूरोप में युद्ध की तबाही साफ दिखाई दे रही थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे। शहर के शहर खंडर बन चुके थे और करोड़ों लोग बेघर हो गए थे। यह युद्ध सिर्फ देशों को नहीं, बल्कि इंसानियत को गहरी चोट दे चुका था। जर्मनी की हार के बाद दुनिया ने राहत की सांस तो ली, लेकिन असली शांति अभी दूर थी। अब सबकी नजरें प्रशांत महासागर और एशिया में चल रहे युद्ध पर थी, जहां जापान के साथ आखिरी फैसला होना बाकी था। यूरोप में जर्मनी की हार के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें एशिया और प्रशांत महासागर में चल रहे युद्ध पर टिक गई थी। यहाँ जापान अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। जापान की सेना ने पहले ही कई एशियाई देशों और द्वीपों पर कब्जा रखा था। जापान का मानना था कि अगर वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को थका देगा तो वह समझौता कर लेंगे, लेकिन अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ जवाब देने का फैसला किया। प्रशांत महासागर में युद्ध का बहुत बड़ा और अलग कठिन था, क्योंकि यहाँ लड़ाई जमीन से ज्यादा समुद्रों और द्वीपों पर हो रही थी। अमेरिका ने एक रणनीति अपनाई जिसे आइलैंड हॉपिंग कहा गया। इसका मतलब था
कि हर छोटे द्वीप पर हमला करने के बजाय केवल रणनीतिक रूप से जरूरी द्वीपों पर कब्जा किया जाए और बाकी को अलग थलग छोड़ दिया जाए। इससे जापान की सप्लाई लाइन कमजोर होने लगी। धीरे धीरे अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जा कर लिया। हर द्वीप की लड़ाई बहुत कठिन थी क्योंकि जापानी सैनिक आखिरी दम तक लड़ते थे। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। इस वजह से दोनों को भारी नुकसान हुआ। 1944 और 1945 तक अमेरिका जापान के काफी करीब पहुंच चुका था। अमेरिकी विमानों की पहुंच सीधे जापान तक होने लगी थी। जापान के शहरों पर लगातार हवाई हमले होने लगे, जिससे वहां की हालत खराब होती चली गई। जापान की अर्थव्यवस्था टूटने लगी थी, खाने पीने की कमी हो गई थी और जनता युद्ध से थक चुकी थी। फिर भी जापान की सरकार आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। उसे डर था कि आत्मसमर्पण करने से उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। अमेरिका को अंदेशा था कि अगर जापान पर जमीन से हमला किया जाए तो यह युद्ध बहुत लंबा चलेगा और लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। इसलिए अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। 1945 में अमेरिका ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का निर्णय लिया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह फैसला युद्ध को जल्दी खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बहुत गंभीर थे। इस घटना के बाद जापान की स्थिति पूरी तरह बदल गई। कुछ ही समय में जापान को यह समझ आ गया कि आगे लड़ना संभव नहीं है। देश के भीतर भी शांति की मांग बढ़ने लगी। अब यह युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि यह विनाशकारी युद्ध आखिर कब और कैसे खत्म होगा। 1945 में आते आते जापान की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके ज्यादातर शहर बमबारी से तबाह हो चुके थे, उद्योग ठप पड़ चुके थे और खाने पीने की भारी कमी हो गई थी। फिर भी जापान की सरकार अब तक आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। अमेरिका चाहता था कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो सके ताकि और जाने ना जाए। 1945 के अगस्त महीने में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके बाद हालात तेजी से बदल गए। कुछ ही दिनों के भीतर जापान की सरकार पर अंदर और बाहर से जबरदस्त दबाव बढ़ गया। सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब जापान पूरी तरह गिर चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार जापान के सम्राट ने अपने देश की जनता के नाम संदेश दिया। यह जापान के इतिहास में पहली बार था जब सम्राट ने सीधे जनता से बात की। उस संदेश में युद्ध समाप्त करने की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। कुछ हफ्तों बाद औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और कई देश पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूरोप और एशिया के कई शहर खंडर बन चुके थे। युद्ध के बाद दुनिया ने यह समझा कि अगर भविष्य में ऐसी तबाही से बचना है तो देशों को मिलकर काम करना होगा। इसी सोच से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई ताकि आपसी बातचीत से समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी ताकत बनकर उभरे। दुनिया धीरे धीरे दो गुटों में बंटने लगी, जिसे आगे चलकर शीत युद्ध कहा गया। विज्ञान और तकनीक में भी तेजी से बदलाव आया। भारत पर भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और भारत में आजादी की मांग और तेज हो गई। कुछ ही सालों बाद भारत आजाद हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हमें यह सिखाता है कि युद्ध से सिर्फ किसी का भला नहीं होता, यह सिर्फ तबाही, दुख और दर्द लेकर आता है। शांति, समझदारी और आपसी सम्मान ही किसी भी दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही दुनिया में शांति तो आई, लेकिन यह शांति बहुत भारी कीमत चुकाकर मिली थी। हर तरफ तबाही के निशान थे, शहर खंडर बन चुके थे, सड़कें उजड़ चुकी थी और करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। युद्ध के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिन लोगों ने यह युद्ध शुरू किया और भयानक अपराध किया, उनके साथ क्या किया जाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रायल शुरू किया गया। इन मुकदमों में नाजी नेताओं पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों के लिए सजा दी जा रही है। जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। बर्लिन शहर को भी 4 भागों में बांटा गया।
इससे जर्मनी कमजोर हो गया और लंबे समय तक बटा रहा। यूरोप की हालत बहुत खराब थी। फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी थी, खेती चौपट हो गई थी और लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था। इस स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान शुरू किया। इसके तहत यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद दी गई ताकि वे दोबारा खड़े हो सकें। दूसरी ओर सोवियत संघ भी युद्ध के बाद एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। अब दुनिया दो बड़े गुटों में बंटने लगी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थक देश। इसी टकराव को आगे चलकर शीत युद्ध कहा गया। एशिया में भी हालत बदल रहे थे। जापान की सेना को पूरी तरह भंग कर दिया गया और वहां नए कानून बनाए गए। जापान ने यह तय किया कि वे भविष्य में आक्रामक युद्ध नहीं करेगा। धीरे धीरे जापान एक शांति प्रिय और आर्थिक रूप से मजबूत देश बन गया। युद्ध का असर आम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ा। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, परिवार टूट गए और लोगों के मन में दर्द और हमेशा के लिए बस गई। कई सैनिक जीवन भर मानसिक पीड़ा से जूझते रहे। इस युद्ध ने विज्ञान और तकनीक को भी तेजी से आगे बढ़ाया। रडार, जेट विमान, कंप्यूटर और चिकित्सा के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए। लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया कि विज्ञान अगर गलत हाथों में जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। दुनिया ने यह समझा कि भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। इसी सोच के साथ संयुक्त राष्ट्र संगठन को और ज्यादा ताकत दी गई ताकि देशों के बीच बातचीत से समस्याएं सुलझाई जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई दुनिया की शुरुआत हुई, लेकिन उस दुनिया की नींव लाखों कुर्बानियों पर रखी गई थी। यह युद्ध हमेशा इंसान को याद दिलाता रहेगा कि नफरत और लालच का अंत सिर्फ तबाही होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का असर सिर्फ यूरोप और एशिया के बड़े देशों तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध भारत ब्रिटिश के शासन के अधीन था और भारत से बिना पूछे ही उसे युद्ध में झोंक दिया गया। 1939 में जब ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो भारत को भी अपने आप युद्ध में शामिल मान लिया गया। इससे भारतीय नेताओं में नाराजगी फैल गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत से लाखों सैनिकों को युद्ध में भेजा। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मोर्चों पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 25 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सेना मानी थी। भारतीय सैनिकों ने इटली, उत्तरी अफ्रीका और बर्मा जैसे इलाकों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कठिन हालातों में भी साहस और अनुशासन का परिचय दिया। लेकिन इन कुर्बानियों के बावजूद भारत को आजादी का कोई पक्का वादा नहीं दिया गया। युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। ब्रिटेन ने भारत के संसाधनों का जमकर इस्तेमाल किया। अनाज, कपड़ा और कच्चा माल युद्ध के लिए भेजे गए। इसका सबसे भयानक नतीजा 1943 का बंगाल अकाल था, जिसमें लाखों लोग भूखे मारे गए। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ली और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत की सीमा तक पहुंचकर ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया। हालांकि सैन्य रूप से यह प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीय जनता और सैनिकों के मन में आजादी की आग और तेज कर दी। युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार कमजोर हुई तो भारत में आजादी की मांग बहुत मजबूत हो गई। भारतीय सैनिकों ने भी असंतोष बढ़ गई। नौसेना विद्रोह जैसी घटनाओं ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। द्वितीय विश्व युद्ध ने यह साफ कर दिया कि ब्रिटेन अब भारत पर लंबे शासन नहीं कर सकता। आर्थिक कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत में बढ़ते आंदोलन ने मिलकर ब्रिटिश सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः 1947 में भारत आजाद हुआ। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आजादी का रास्ता साफ किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी याद और असर पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए छप गए थे। यह वार सिर्फ देशों के बीच नहीं लड़ी गई, बल्कि यह मानव सोच, राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाला युद्ध था। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।